भारत के स्वतंत्रता संग्राम में न जाने कितने ही अहम मोड़ आए। लेकिन आज हम एक ऐसे पल की बात करेंगे जब पहली बार ब्रिटिश साम्राज्य को एक भारतीय नेता के साथ बराबरी की मेज पर बैठना पड़ा था। ये लाइन सब कुछ कह देती है। ये सिर्फ एक समझौता नहीं था, ये कहानी थी एक जबरदस्त संघर्ष और एक मुश्किल सुलह की। एक ऐसी कहानी जिसने आजादी की लड़ाई की दिशा ही मोड़ दी। आज के इस विश्लेषण में हम इस ऐतिहासिक समझौते को 5 हिस्सों में समझेंगे। जानेंगे कि इसकी नौबत क्यों आई, इसमें क्या तय हुआ, विवाद क्या थे और आखिर में इसका असर क्या हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल कि भाई इस समझौते की जरूरत ही क्यों पड़ी? ऐसा क्या हो गया था कि जो ब्रिटिश सरकार किसी के आगे झुकती नहीं थी, वो बातचीत के लिए मजबूर हो गई? इसका जवाब था सविनय अवज्ञा आंदोलन। साल 1930 में गांधी जी की अगुवाई में एक ऐसा राष्ट्रव्यापी अहिंसक आंदोलन शुरू हुआ जिसने ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिलाकर रख दी थी। इसका सीधा सा मतलब था, हम शांति से आपके कानून नहीं मानेंगे, खासकर आपका नमक कानून। देखिए, कहानी शुरू होती है दांडी मार्च से। गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा और देखते ही देखते पूरे देश में विरोध की एक लहर दौड़ गई। सरकार ने सख्ती दिखाई, गिरफ्तारियां की, लेकिन आंदोलन और तेज होता गया। इसी बीच लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ, लेकिन कांग्रेस के बिना वो पूरी तरह से फेल हो गया। तब जाकर अंग्रेजों को ये समझ आया कि भाई कांग्रेस के बिना तो बात आगे बढ़ ही नहीं सकती, और इसी दबाव में गांधी जी को जेल से रिहा किया गया। आप सोचिए आंदोलन का असर कितना बड़ा था। इसका अंदाजा बस इसी बात से लगा लीजिए कि गांधी जी समेत करीब 1 लाख हिंदुस्तानियों को जेल में डाल दिया गया था। पूरा ब्रिटिश प्रशासन लगभग ठप पड़ गया था। ये कोई छोटा मोटा विरोध नहीं था, ये एक जन सैलाब था जिसने सरकार को सोचने पर मजबूर कर दिया। और इसी जन सैलाब के दबाव के चलते ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा और बातचीत का रास्ता चुनना पड़ा। यहीं से गांधी इरविन समझौते की जमीन तैयार हुई। तो अब बातचीत की मेज सजी और आमने सामने थे 2 बहुत बड़े किरदार। एक तरफ थे महात्मा गांधी, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और करोड़ों भारतीयों की आवाज थे, और दूसरी तरफ थे लॉर्ड इरविन, जो उस वक्त भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे बड़े प्रतिनिधि यानी वाइसराय थे। वैसे इस ऐतिहासिक बातचीत को मुमकिन बनाने में तेज बहादुर सप्रू और एमआर जैकर जैसे नेताओं ने मध्यस्थ की एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई। ये बैठकें दिल्ली में हुई थीं और इसीलिए कई बार इसे दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। इसका जो ड्राफ्ट था उसे हर्बर्ट इमर्सन ने तैयार किया था। तो चलिए अब बात करते हैं सबसे अहम मुद्दे की। आखिर इस समझौते में तय क्या हुआ, किसने क्या शर्तें रखीं और कौन कितना झुका। अब यह स्लाइड बड़ी दिलचस्प है क्योंकि ये समझौते के लेन देन को साफ साफ दिखाती है। देखिए, सरकार मान गई कि वो सभी अहिंसक राजनीतिक कैदियों को रिहा कर देगी, उनकी जब्त की हुई संपत्ति भी वापस करेगी, और तो और लोगों को अपने इस्तेमाल के लिए नमक बनाने की इजाजत भी दे देगी। इसके बदले में कांग्रेस ने भी 2 बड़ी बातें मानी। एक, वो सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोक देगी, और 2, वो लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेगी। मगर कहानी इतनी सीधी नहीं थी। हर कोई इस समझौते से खुश नहीं था। इसकी बहुत तीखी आलोचना हुई और कई लोगों ने तो इसे एक अधूरा और निराशाजनक समझौता तक कह दिया। और जो सबसे बड़ा और संवेदनशील सवाल उस वक्त उठा था, वो आज तक पूछा जाता है, क्या गांधी जी भगत सिंह को बचा सकते थे? तो यहां ये समझना बहुत जरूरी है कि गांधी जी ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी को उम्र कैद में बदलने की मांग इरविन के सामने रखी थी, लेकिन लॉर्ड इरविन ने इस मांग को मानने से साफ इनकार कर दिया। इसके अलावा आंदोलन के दौरान पुलिस ने जो ज्यादतियां की थीं, उसकी जांच की मांग भी ठुकरा दी गई, और यही 2 बातें इस समझौते की सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। एक इतिहासकार हैं एलन कैंपबेल जॉनसन। उन्होंने इस समझौते पर एक बहुत ही सटीक टिप्पणी की थी। उनके मुताबिक समझौते में जो कुछ हासिल हुआ वो महज सांत्वना पुरस्कार यानी कॉन्सोलेशन प्राइजेस थे। ये बात उस निराशा को दिखाती है जो उस वक्त कई लोगों के मन में थी। तो फिर इन तमाम आलोचनाओं और कमियों के बावजूद इस समझौते का हमारी आज़ादी की लड़ाई पर आखिर असर क्या पड़ा? इतिहास इसे किस नज़र से देखता है? तो हुआ ये कि समझौते के मुताबिक गांधी जी लंदन गए, लेकिन दूसरा गोलमेज सम्मेलन भी नाकाम रहा। मुद्दा फंसा पृथक निर्वाचन पर, मतलब अलग अलग समुदायों के लिए अलग वोटिंग सिस्टम पर। कोई सहमति नहीं बनी। गांधी जी निराश होकर भारत लौटे और 1932 में उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर से शुरू कर दिया। यानी ये समझौता कोई फौरी और स्थायी हल नहीं निकाल पाया। लेकिन
इसकी एक दूसरी तस्वीर भी है। सरोजिनी नायडू ने गांधी और इरविन की इस मुलाकात को दो महात्माओं का मिलन कहा था, और ये बहुत बड़ी बात थी। क्यों? क्योंकि ये इतिहास में पहली बार था जब ब्रिटिश सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक बराबर की राजनीतिक शक्ति मानकर उससे सीधी बातचीत की थी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक जीत थी। और हाँ, जो लोग परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये कुछ बातें याद रखना बेहद जरूरी है। तारीख थी 5 मार्च 1931। इसका दूसरा नाम है दिल्ली समझौता। उस वक्त वायसराय थे लॉर्ड इरविन, मध्यस्थ थे तेज बहादुर सप्रू और एमआर जयगर, और इसका सबसे बड़ा नतीजा था कांग्रेस का दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल होना। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि गांधी इरविन समझौता एक बहुत ही जटिल दस्तावेज था। ये एक ही वक्त में एक राजनीतिक जीत भी था और एक दर्दनाक समझौता भी। हाँ, इसने हमें फौरन आज़ादी तो नहीं दिलाई, लेकिन इसने दुनिया को एक साफ संदेश दे दिया था कि अब भारत की आवाज़ को अनसुना नहीं किया जा सकता, और सत्ता का पलड़ा अब धीरे धीरे हिंदुस्तानियों की तरफ झुक रहा था।